यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने तमिलनाडु को यह कहा कि अगर आपको समग्र शिक्षा अभियान के अंदर 2000 करोड़ रुपए चाहिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कंप्लीटली इंप्लीमेंट कीजिए। इसके जवाब में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने कहा कि हम तो भाई इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये हिंदी इंपोज करने का एक तरीका है। इनके बीच में तो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स हमें भाषा के बारे में बताते हैं, लैंग्वेज टू बी यूज्ड एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग आप इस क्वेश्चन को जरा आंसर करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीन पॉज करके 10 सेकेंड लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ जुड़े रहे, आई विल टेल यू हाउ टू आंसर। एंड होली के शुभ अवसर पर 15% डिस्काउंट प्राप्त करें सभी कोर्सेज पर गुलाल 15 कोड लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो आर्टिकल 120 और 210 दो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स हैं जो हमें यह बताते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट की विधानसभा / विधान परिषद में कौन सी भाषा बोली जाएगी। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये 120 पार्लियामेंट के बारे में बताता है एंड 210 स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताता है। वो ये कहते हैं कि बिजनेस इन द पार्लियामेंट विल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश। ये दो भाषाएं ली गई, लेकिन अगर चेयरमैन या स्पीकर किसी मेंबर को परमिशन दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, तो वो अपनी मदर टंग में बात कर सकता है, हाउस को एड्रेस कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे शेड्यूल्ड लैंग्वेज होना जरूरी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज होना जरूरी नहीं है। आप अपनी मदर टंग में भी हाउस को, सदन को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट आर्टिकल देखो 210, वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। वहां पे भी सेम प्रावधान है कि या तो आप हिंदी या इंग्लिश में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं या उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है आगे एक आर्टिकल आएगा, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पार्ट 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ सालों में या पिछले 2-3 सालों में पार्ट चैप्टर ये भी पूछ लेता है वो। तो पार्ट 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है और उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। पहले वो बताता है कि यूनियन की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। आपको पता है इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है जिसमें स्टेट्स और सेंटर, यूनियन और स्टेट्स एक अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। आर्टिकल 343 कहता है कि प्राइमरीली भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो दूसरी बात यह कहता है कि जो नंबर सिस्टम यूज करेंगे वो इंटरनेशनल फॉर्म में यूज करेंगे, देवनागरी फॉर्म में नहीं। तो 1 2 3 4 5 जो इंटरनेशनल चलता है वही इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पे यह भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के 15 इयर्स तक इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। सो दो चीजें बताता है, हिंदी और इंग्लिश। 15 साल के बाद क्या इंग्लिश को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के ऊपर सौंप दी गई। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 1963 में पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास किया, जिसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल इज 344 और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, सुनना मेरी बात। 344 कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक कमीशन बनाया जाए और एक पार्लियामेंट की कमेटी बनाया जाए। देखो आमतौर पे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है ना, वो कभी संविधान में स्पेसिफाई नहीं की जाती कि आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाओ, प्रिविलेजेस कमेटी बनाओ, एथिक्स कमेटी बनाओ। दे आर स्पेसिफाइड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा। लेकिन यहां जो कमेटी बनाई जाएगी ना पार्लियामेंट की, वो संविधान में लिखी हुई है। देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले एक कमीशन बनाने के लिए कहा था, किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट 5 साल संविधान के खत्म होने के बाद और फिर उसके बाद 10 साल खत्म होने के बाद, यानी 1955 और 1960 में एक कमीशन बिठाएगा। इस कमीशन का काम होगा कि वो हिंदी लैंग्वेज को कैसे प्रमोट किया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आप समझ रहे हो रीजन क्या होगा इसका? रीजन ये होगा कि हमने ट्रांजिशन करना है।
रीजन कॉन्स्टिट्यूशन में इस कमीशन बनाने का ये होगा कि वी हैव टू ट्रांजिशन इन 15 years, बट दैट कुड नॉट हैपन ड्यू टू पॉलिटिकल हिस्टोरिकल रीजंस एंड कल्चरल कंसर्न्स ऑफ सेवरल नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। हम आज वैल्यू डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। इसके अलावा उसने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 30 मेंबर होंगे। सो दिस इज द ओनली पार्लियामेंट्री कमेटी जिसका मेंशन आप स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हो। 20 मेंबर लोकसभा से होंगे जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, 10 मेंबर राज्यसभा से होंगे जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाएगा। और ये जो मेंबर्स होंगे, इस कमेटी के मेंबर्स होंगे, इनका काम होगा कि वो उस कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर चर्चा करे, विमर्श करे, विचार करे। सो दिस कमिटी इज स्टिल एग्जिस्टिंग, आज भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 1963 में जब पार्लियामेंट ने कानून पास किया, उन्होंने ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी बनाई और 30 मेंबर की ये कमेटी आज भी काम करती है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज बताता था। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन अडॉप्ट एनी लैंग्वेज, 1, 2, 3 जितनी मर्जी भाषाओं को स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, और जब तक वो नहीं बनाता है तब तक हिंदी और इंग्लिश उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। यहां पे साफ साफ लिखा है 346 ये कहता है कि अगर एक स्टेट को दूसरे से कम्युनिकेट करना है, अगर एक स्टेट को दूसरे से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए हिंदी लैंग्वेज हो सकती है या इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है। सेम वे अगर एक स्टेट को यूनियन से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए भी हिंदी भाषा हो सकती है या इंग्लिश लैंग्वेज। आर्टिकल 347 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी की कई बार आदत होती है कि वो लीस्ट या लेस एक्सप्लोर्ड आर्टिकल से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि 14, 19, 21 ये तो सब लोग रट के जा रहे हैं ना। तो आर्टिकल 347 में लैंग्वेज के बारे में क्या खास बात कही गई है? यह कहा गया है कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट के पास जाके किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने डिमांड उठाई कि हमारे जो लैंग्वेज है उसे उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। आपको पता है ना, देयर इज अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ पावर सेंटर की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, वो यहां दिख रहा है। एनी लैंग्वेज स्पोकन बाय दैट ग्रुप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एज ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि वो लोग प्रेसिडेंट के पास जाके गुहार लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट प्लीज कंसिडर आवर रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग दिस आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो प्रेसिडेंट के कहने पे स्टेट को ऐसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना होगा। सो देयर कैन बी 2, 3, 4 मल्टीपल ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द स्टेट। हाउ विल दे डू दैट? बाय पासिंग अ लॉ, कानून पास करके स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कर सकता है। अब कोर्ट या अदालत की क्या भाषा होगी? कोर्ट या अदालत की भाषा एक रखी गई है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर किसी बिल की बात होती है ना, कानून की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात होती है, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स की बात होती है, तो वो लैंग्वेज जो सेटअप की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंग्लिश। इंग्लिश एंड हिंदी नहीं, इंग्लिश। लेकिन अगर किसी और भाषा को इंट्रोड्यूस करना है हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में किसी और भाषा को इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी किया जा सकता है। कैसे? स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके, स्टेट का गवर्नर राज्यपाल प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके हिंदी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज बना सकता है। ठीक है, मान लो गुजरात में गवर्नर ने डिक्लेयर किया कि गुजराती विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड लैंग्वेज इन द कोर्ट। कोर्ट की ऑफिशियल भाषा गुजराती बनाई जा सकती है, एंड दैट मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स हैव एक्चुअली डन दैट। एक बहुत ही बढ़िया सा आर्टिकल है आर्टिकल 350, मेरे मायने में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप स्टेट के पास जाते हो कोई ग्रीवेंस लेके, स्टेट का मतलब है कि आप किसी भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी अफसर के पास जाते हो और अपनी ग्रीवेंस लेके जाते हो, यू आर टेकिंग अ कंप्लेंट, अ ग्रीवेंस, you can take that in any language used in union or state। मतलब यूनियन और स्टेट में यूज की जाने वाली किसी भी भाषा में आप उसे ले जा सकते हो। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से हो ये जरूरी नहीं है, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से हो ये जरूरी नहीं है। मदद की गुहार लगानी है तो आर्टिकल 350 के अंदर किसी भी भाषा में लगा सकते हो। लैंग्वेज के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल है 350A। 350A को ना बोला जाता है दैट इट इज डायरेक्टिव आउटसाइड
डायरेक्टिव आउटसाइड डीपीएसपी। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, तो ये उसके बाहर एक डायरेक्टिव देता है कि हर स्टेट यानी कि हर राज्य, हर स्टेट और हर लोकल बॉडी की यह जिम्मेदारी है कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तीन कीवर्ड क्या है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मदर टंग, प्राइमरी एजुकेशन। ये तीन कीवर्ड याद रखना। 350A is the article. 350A was added by the 7th constitutional amendment. और रुकना यार, क्योंकि एंड में ना हम ये सारे आर्टिकल रिवाइज भी करेंगे ताकि आपका चैप्टर यही समाप्त हो जाए, आपको घर जाके वापस जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो वी विल रिवाइज ऑल्सो। 350A सेज कि स्टेट और लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों को, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन उनकी मदर टंग में प्रोवाइड की जाए। 350B gives you an position that is special officer for linguistic minority. This is also an outcome of 7th Constitutional Amendment Act of 1956, जिससे स्टेट्स को, राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया गया था। यह भी उसी का आउटकम है। देखो, संविधान में जहां पे भी आपको कैपिटल A कैपिटल B दिख जाए, इसका मतलब वो ओरिजिनल संविधान में नहीं था, ये तो फॉर ग्रांटेड है। यही चीज यहां पे बताई जाती है that there will be a special officer for linguistic minorities who will be appointed by the president. It's a constitutional position. And lastly, Article 351 is also a directive outside DPSP. तो DPSP के बाहर कौन सा डायरेक्टिव था? 350A और 351। 351 ये कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन प्रमोट करने की जिम्मेदारी यूनियन की है। आई बिलीव दैट द स्टेट्स हु आर रेजिंग कंसर्न ऑन हिंदी imposition will have to see that the constitution in itself demands from the state कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे as a medium of expression. This is specifically mentioned in the constitution of our country. It has also said कि इस हिंदी लैंग्वेज का जो फॉर्म, स्टाइल, एक्सप्रेशन है वो किसी भी भाषा के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं उसका एक सिंगल इन्फ्लुएंस हो। बिकॉज हिंदी अगर आप नोटिस करोगे, हिंदी में भी देयर आर सो मेनी डायलेक्ट्स दैट आर प्रेवलेंट। तो आप किसी भी 8 शेड्यूल की लैंग्वेज के कंपोनेंट्स उस हिंदी भाषा में के प्रयोग में लेके आ सकते हो। दैट इज आर्टिकल 351 फॉर यू। लास्टली, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अबाउट दीज पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इनको क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। शेड्यूल्ड लैंग्वेज इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी स्टेट की, और यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज तो डिक्लेयर कर दी है संविधान। तो यहां पे क्या दिक्कत आ रही है? 22 लैंग्वेजेस में से 14 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी, लेकिन 8 बाद में ऐड की गई। अगर आपने 2024 का पेपर देखा होगा तो वहां पे 71st अमेंडमेंट के बारे में सवाल आ चुका है। सो 3 अमेंडमेंट हमने याद रखने हैं। पहले 8 शेड्यूल के अंदर सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, इसका मतलब 8 और लैंग्वेजेस आनी बाकी। सबसे पहले ऐड की गई सिंधी। सिंधी भाषा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, फिर 50 उसमें ऐड कर दो तो 71 आ जाएगा। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बोडो असम के लिए, डोगरी जो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली जो बिहार में बोली जाती है, और संथली जो सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। अगर आपके स्टेट में इनमें से कोई भाषा बोली जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। सो लास्ट में रिवाइज करते हैं ना, ताकि आंसर दे पाए। 120 और 210 लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। 343 से शुरू हो जाता है लाइन से लैंग्वेज वाला चैप्टर, जहां पे लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, एक कमीशन और कमिटी बनाना है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट क्या होगी, एक स्टेट और दूसरे स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस जिसके बारे में हमने बात की थी, दैट प्रेसिडेंट कैन से कि भाई किसी पर्टिकुलर भाषा को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। फिर हमने 348 पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा।
ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल की भाषा कौन सी होनी चाहिए, मदर टंग का डायरेक्टिव, स्पेशल ऑफिसर का डायरेक्टिव ऑफ माइनॉरिटीज, एंड लास्टली हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है वो सही ही लग रहा है। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्द। हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स में से आप प्रीलिम्स 2025 के लिए रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 24 ऑफ मार्च। हमारे नंबर पे कॉल करोगे तो वहां से आपको डिस्काउंट की भी जानकारी मिलेगी और उस कोर्स की प्राइस की भी, जिससे आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे और फटाफट से प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओगे। धन्यवाद एंड हैव अ वेरी नाइस डे।